जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी के लिए फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग लेटर तक कितने सारे प्रक्रिया होती है, यानी कि कौन कौन सा प्रोसेस होता है बिहार पुलिस फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग लेटर तक के बीच में। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट क्रिएट होते हैं और कई तरह के सवाल आते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो देखिए, आपके मन में भी बहुत सारे सवाल और डाउट क्लियर होते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। उसके बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित। संक्षिप्त में हम आपको बता दें कि इस वीडियो के अंदर हम आपको क्या क्या बताएंगे। सबसे पहले बताएंगे एग्जाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, फिर एज लिमिट क्या होनी चाहिए, उसके बाद बताएंगे सिलेबस रिटन एग्जाम के लिए, उसके बाद फिजिकल एबिलिटी क्या होनी चाहिए यानी कि शारीरिक योग्यता, उसके बाद बताएंगे मेडिकल क्वालिफिकेशन यानी कि मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, फिर बताएंगे एग्जाम एप्लीकेशन फी कैसे लगता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन सी कागज तैयार करके रखने पड़ते हैं, फिर सैलरी क्या मिलती है, और अंत में बात करेंगे हम आपसे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल बनने के बाद प्रमोशंस एंड करियर ग्रोथ कैसा रहता है। तो इन सब को जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और उससे पहले बता दें कि बिहार पुलिस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है CSBC, वो जो है कुछ पहले शर्तें रखता है, उस शर्त को आप पूरा कर लीजिएगा। देखिए वो क्या कहते हैं, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप CSBC द्वारा जारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप सभी क्राइटेरिया को पूरा करें, अन्यथा आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एप्लीकेशन फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाता है। इसके पीछे मुख्य कारण यही है कि वो पहले से जो है जानकारी अच्छा से उपलब्ध नहीं करते हैं और फॉर्म सीधे जाकर के भर देते हैं, जिसके बाद जो है उसका फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। वैकेंसी में मतलब ज्वाइनिंग पाने का तो दूर, वहां पे फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाता है। इसके पीछे यही कारण है कि वो पहले डाटा एकत्रित नहीं करते हैं। तो पूरा वीडियो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आप जो है कुछ कीजिएगा, फॉर्म भरिएगा, उसके बाद आप सब चीज कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए कम से कम आपके पास इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है, देखिए ध्यान रखिएगा, 10+2 मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रहिए, सेकेंड रहिए या फिर थर्ड डिवीजन, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका कोई भी स्ट्रीम हो, आर्ट्स हो, साइंस हो या फिर कॉमर्स हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अगर ये नहीं है तो आपके पास बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र होनी चाहिए। अगर ये भी नहीं है तब आपके पास बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित या फिर अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र होनी चाहिए। अगर ये भी नहीं है तब आप सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक प्रमाण पत्र अनिवार्य होना चाहिए आपके पास। इन 4 डॉक्यूमेंट्स में से आपके पास कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में होनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर एज लिमिट की। एज लिमिट के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे सवाल आते हैं। देखिए एज लिमिट में सामान्य अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष रखा गया है और अधिकतम उम्र 25 वर्ष रखा गया है। ध्यान रखिएगा, ये जनरल कैटेगरी के महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी के लिए है। मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 25। वहीं पे बात करें BC और EBC कैटेगरी के लिए, BC EBC कैटेगरी के पुरुषों के लिए ध्यान रखिएगा, पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 27 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि 2 वर्ष यहां पर छूट मिलेगा जनरल वालों से EBC और BC कैटेगरी के पुरुषों के लिए। वहीं पे बात करें BC EBC के महिला अभ्यर्थी के लिए, महिला अभ्यर्थी को 1 साल और दिया जाएगा, यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और मैक्सिमम उम्र जो है 28 वर्ष दिया जाएगा। किस कैटेगरी के लिए, BC और EBC वर्ग के महिला के लिए। उसके बाद बात करते हैं अंत में SC और ST वर्ग के पुरुष एवं महिला दोनों अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष और मैक्सिमम उम्र 30 वर्ष, यानी कि अधिकतम इसको जो है 5 साल का छूट दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहां पर रिटन एग्जाम। देखिए रिटन एग्जाम जो है ये आपका ऑफलाइन मोड में होता है।
और इसमें जो है आपका मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसका सही उत्तर आपको जो है OMR शीट पर भरना होता है। और लिखित परीक्षा कुल मिलाकर 100 अंकों का होता है, जिसका कि आपको जो है 120 मिनट दिया जाता है, यानी कि 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चंस यानी कि 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 2 घंटे समय दिया जाएंगे। और आपको ध्यान रखना है कि आपको नेगेटिव मार्क्स यहां पर नहीं है, यानी कि आपको मैं रिकमेंड करूंगा, यानी कि आपको एक सलाह दूंगा कि आप लोग जो है अगर आप परीक्षा में जाते हैं तो परीक्षा में आप लोग क्या करिएगा कि यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स तो है नहीं, तो आप लोग जो प्रश्न का आंसर जानते हैं उसको भी आंसर कीजिए और जो नहीं जानते हैं उसको भी आंसर कीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्क्स नहीं है। अगर कर देते हैं तो जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं अगर तुक्का में सही हो गया तो 1 नंबर तो बढ़ जाएगा और नुकसान होने का कोई संभावना नहीं है। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि आप लोग सभी क्वेश्चंस को जो है वहां पे आपको भर के ही आना है, ठीक। डबल मत भरिएगा, एक क्वेश्चन का एक ही जवाब देना है, ठीक। और यहाँ पे आपको संक्षिप्त में बता देते हैं। फिलहाल बिहार पुलिस कांस्टेबल में जो है अंग्रेजी, इतिहास, भौतिकी, राजनीति विज्ञान, हिंदी, गणित और सामान्य जागरूकता और अर्थशास्त्र से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपको बताएंगे कि कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि सिलेबस के ऊपर एक वीडियो अलग से आएगी। तो इस वीडियो का वो वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिएगा, इसके बाद हम उसको भी अपलोड कर देंगे। तो पहले यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए संक्षिप्त में कौन कौन सा सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी और अंग्रेजी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नोट में ध्यान में रखना है कि लिखित परीक्षा में कम से कम 30% से कम अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यानी कि अगर 30% से आपका कम नंबर आता है तो आपको जो है फिजिकल के लिए नहीं बुलाया जाएगा। वैसे तो बहुत ज़्यादा नंबर चाहिए, ये यहाँ पे लिखा गया है वैसे। और देखिए लिखित परीक्षा जो है फाइनल मेरिट लिस्ट का आधार नहीं है, और लिखित परीक्षा जो है केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगी। देखिए मेरिट जो आपका बनेगा ये आपका फिजिकल पर ही बनेगा। लिखित परीक्षा जो है ये आपका सिर्फ और सिर्फ फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसको भी अच्छे से तैयारी करना है, जिसके लिए हम आपको अलग से एक वीडियो बना करके देंगे सिलेबस के ऊपर, ठीक। ये हो गया आपका रिटन एग्जाम। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं अब फिजिकल एबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फिजिकल एबिलिटी मतलब शारीरिक योग्यता। देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात हम करते हैं हाइट की, यानी कि लंबाई। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जनरल और बीसी दोनों को ध्यान रखिएगा। जनरल और बीसी जिसको बैकवर्ड क्लास कहते हैं, ठीक। जनरल और बीसी वर्ग के पुरुषों के लिए जो है न्यूनतम लंबाई यानी कि हाइट की बात करें तो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वहीं पे बात करें ईबीसी, ठीक। ईबीसी वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम लंबाई जो है 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद एससी एसटी कैटेगरी के पुरुषों के लिए न्यूनतम लंबाई कितना होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सभी वर्ग यानी कि सभी कैटेगरी के महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम लंबाई कितना होना चाहिए, 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यहाँ पे भारतीय मूल के गोरखा पुरुषों के लिए जो कि सिर्फ बिहार सैन्य पुलिस 1 बटालियन के होंगे, उसके लिए न्यूनतम लंबाई जो है 160 सेंटीमीटर है। यानी कि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है महिला को कि 155 सेंटीमीटर आपका मिनिमम होना चाहिए। बाकी का आप इन सब के बारे में बता ही दिए। उसके बाद आपको यहाँ पे चेस्ट के बारे में बता देते हैं। देखिए चेस्ट के बाद आपका नापा जाएगा। चेस्ट में क्या होगा, जनरल, बीसी और ईबीसी ये तीनों कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप जो है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक। ये कौन कैटेगरी हुआ, जनरल, बीसी और ईबीसी। उसके बाद आपका एससी एसटी ये कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप जो है बिना फुलाए 79 यानी कि 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद भारतीय मूल के गोरखा अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप जो है बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर यानी कि 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा फुलाने के बाद सभी कैटेगरी के पुरुषों की सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। और यहाँ पे एक बात महिला अभ्यर्थी ध्यान रखिएगा कि महिला अभ्यर्थी के लिए सीने की माप नहीं होगी, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक।
उसके बाद यहां पर बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी रिक्वायरमेंट्स यहां पर आपके लिए क्या क्या होंगी। तो उसके पहले सबसे आपको बता दें कि जब आपका रिटन एग्जाम में आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो तो आपका एक बेस हुआ कि आपको फिजिकल के लिए आपको जो है क्वालिफाई कर पाए हैं। वो आपका रिटन एग्जाम जो है मेरिट से उसको कोई लेना देना नहीं है। मेरिट जो आपका बनेगा यहां से देखिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो है कुल मिलाकर 100 अंक होगा। कितना अंक होगा? 100 अंकों का होगा, जिसमें कि क्या क्या होगा? दौड़ होगा, इसके लिए 50 अंक मिलेंगे अधिक से अधिक, ठीक। और गोला फेंक होगा और ऊंची कूद, ये दोनों के लिए 25-25 अंक मिलेंगे। यानी कि दौड़ के लिए आपको अधिकतम 50 अंक मिलेंगे और गोला फेंक और ऊंची कूद के लिए 25-25 अंक मिलेंगे। यानी कि कुल मिलाकर जो है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में आप 100 नंबर तक प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपका मेरिट लिस्ट में काफी योगदान देगा। देखिए, आप सबसे पहले बात करते हैं दौड़ की, यानी कि रेस, यानी कि रनिंग। इसमें अधिकतम आपको 50 नंबर मिल सकते हैं अगर आपकी दौड़ अच्छी है तो देखिए यहां पे पुरुष कैटेगरी के लिए बात करें, दौड़ में 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा। टाइम आपको दिया जाएगा कितना? अधिकतम 6 मिनट टाइम दिया जाएगा। और इसमें भी आपको नंबर कैसे मिलेगा ये भी आप देख लीजिए। देखिए, दौड़ में अगर आप 5 मिनट से कम समय में पूरी कर लेते हैं, दौड़ को अगर आप 5 मिनट के अंदर पूरा कर लेते हैं तो ये आपको 50 अंक सीधा मिल जाएगा। समझ रहे हैं कितना नंबर हो गया? उसके बाद अगर आप 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक दौड़ को पूरा करते हैं तब आपको 40 अंक मिलेंगे। उसके बाद अगर आप 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक और 5 मिनट 40 सेकेंड तक दौड़ को पूरी करते हैं, यानी कि 1600 मीटर दौड़ लेते हैं, तब आपको 30 अंक मिलेंगे। और वहीं पर अगर आप 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 6 मिनट तक दौड़ को पूरी करते हैं तब आपको 20 अंक मिलेगा। तो यहां पे आप अधिकतम 50 अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हुआ आपका पुरुष अभ्यर्थी के लिए। और यहां पे एक बात आपको ध्यान रखना है, दौड़ पूरा करने के लिए 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल यानी कि डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा और वहीं से बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि आगे का प्रोसेस आपका यहीं से रुक जाएगा अगर आप दौड़ में 6 मिनट से ज्यादा समय लेते हैं तो। इसको आप जरूर ध्यान रखिए। यह हुआ पुरुष अभ्यर्थी की। अब बात करते हैं महिला अभ्यर्थी की। देखिए, महिला के लिए भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है कुल मिलाकर 100 अंकों का होता है, जिसमें कि दौड़ के लिए 50 अंक मिलेंगे, गोला फेंक और ऊंची कूद के लिए 25-25 अंक दिए जाएंगे। अधिकतम आप फिजिकल में जो है 100 अंक यहां से प्राप्त कर सकते हैं, महिला अभ्यर्थी भी। देखिए, यहां पे दौड़ महिला अभ्यर्थी के लिए थोड़ा सा अंतर है पुरुष से। महिला को भी जो है कुल मिलाकर 50 मार्क्स दिए जाएंगे रनिंग के लिए, ठीक। इसमें होगा क्या? महिला अभ्यर्थी के लिए 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर की दौड़ लगानी होगी। टाइम कितना दिया जाएगा? 5 मिनट दिया जाएगा। इसके लिए इसको नंबर कैसे कैसे मिलेगा ये आप देखिए, दौड़ अगर आप महिला अभ्यर्थी 4 मिनट से कम समय में पूरी कर लेते हैं तो आपको जो है 50 अंक दिए जाएंगे। 4 मिनट में अगर आप 4 मिनट के अंदर में अगर आप 1 किलोमीटर दौड़ लेते हैं तो आपको 50 अंक मिलेगा। और 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक पूरी कर लेते हैं तब आपको जो है 40 अंक दिए जाएंगे। और 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकंड तक अगर आप 1000 मीटर की दौड़ पूरी करते हैं तब आपको 30 अंक मिलेंगे। और वहीं 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 5 मिनट तक अगर आप 1000 मीटर की दौड़ पूरी करते हैं तब आपको 20 अंक मिलेंगे। और यहाँ पे एक बात आपको भी ध्यान रखना है महिला अभ्यर्थी को कि दौड़ पूरा करने के लिए 5 मिनट से अधिक समय लेने वाले महिला अभ्यर्थी को असफल यानी कि डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा और वहीं से महिला अभ्यर्थी का भी प्रोसेस को खत्म कर दिया जाएगा। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप बात करते हैं गोला फेंक, जिसके लिए आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी के लिए गोला फेंक में जो है क्या क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, गोला फेंक जो है कुल मिलाकर 25 मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। और पुरुष को जो है 16 पाउंड वजन का गोला जो है फेंकवाया जाएगा। न्यूनतम 16 फीट दूरी तक फेंकना होगा। कम से कम आपको 16 फीट तक की दूरी को जो है आपको फेंकना होगा। 16 पाउंड वजन का गोला, ये हुआ आपका पुरुष अभ्यर्थी के लिए। इसमें नंबर देखिए कैसे कैसे मिलेगा। 16 फीट से 17 फीट तक अगर आप फेंकते हैं गोला तो आपको जो है 9 अंक मिलेंगे।
और 17 फीट से ज्यादा एवं 18 फीट तक अगर आप गोला को फेंक देते हैं 16 पाउंड का तो आपको 13 अंक मिलेंगे। और 18 फीट से ज्यादा और 19 फीट तक अगर आप गोला को फेंकते हैं तब आपको 17 अंक, और 19 फीट से ज्यादा एवं 20 फीट तक अगर आप गोला फेंकते हैं तो 21 अंक, और 20 फीट से ज्यादा अगर आप फेंक दिए तो आपको डायरेक्ट 25 अंक दिया जाएगा, जो कि काफी मायने रखेगा मेरिट लिस्ट बनने में। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, गोला 16 फीट से कम दूरी तक फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को जो है असफल घोषित कर दिया जाएगा और यहीं से आपका फिर प्रोसेस रोक दिया जाएगा। ये तो हुआ पुरुष का। अब बात करते हैं महिला के लिए। महिला को भी जो है गोला फेंक के लिए कुल मिलाकर 25 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक। और यहां पर महिला के लिए क्या होगा कि 16 की जगह पर यहां पर महिला को 12 पाउंड वजन का गोला फेंकवाया जाएगा, और न्यूनतम दूरी इनको जो है 12 फीट तक फेंकना होगा, 12 पाउंड वजन का गोला। ये महिला अभ्यर्थी के लिए है। और महिला अभ्यर्थी को देखिए कैसे कैसे नंबर मिलेगा। 12 फीट से 13 फीट तक जो है अगर फेंक देती है कोई महिला 12 पाउंड का गोला तो इनको 9 अंक मिलेंगे। और 13 फीट से ज्यादा एवं 14 फीट तक गोला फेंकते हैं तब आपका जो है 13 अंक मिलेंगे। और 14 फीट से ज्यादा एवं 15 फीट तक अगर आप गोला फेंकते हैं तो 17 अंक, और 15 फीट से ज्यादा एवं 16 फीट तक गोला फेंकते हैं तो 21 अंक मिलेंगे। और 16 फीट से ज्यादा अगर आप फेंक देते हैं तो डायरेक्ट आपको 25 अंक मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 12 फीट से कम दूरी तक फेंकने वाले महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा और यहीं से बाहर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं ऊंची कूद यानी कि हाई जंप। हाई जंप में भी आपको 25 मार्क्स मिल सकते हैं अगर आपकी अच्छी हाई जंप है तो देखिए पुरुष कैटेगरी के लिए जो है न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट का होगा, ठीक। और इसमें 4 फीट तक अगर आप हाई जंप करते हैं तो 13 अंक मिलेंगे। 4 फीट 4 इंच तक करते हैं तो 17 अंक मिलेंगे। 4 फीट 8 इंच तक करते हैं तो 21 अंक मिलेंगे। और 5 फीट अगर आप उछल लिए तो आपको 25 अंक डायरेक्ट मिल जाएगा। और देखिए 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और यहीं से प्रोसेस रोक दिया जाएगा। यह हुआ पुरुष कैटेगरी का। अब बात करते हैं महिला कैटेगरी का। तो देखिए महिला अभ्यर्थी को भी ऊंची कूद यानी कि हाई जंप के लिए 25 मार्क्स दिए जाएंगे। और महिला अभ्यर्थी को जो है न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट के लिए रखा जाएगा, यानी कि मिनिमम हाई जंप महिला के लिए 3 फीट की होगी, ठीक। और महिला को देखिए कैसे कैसे नंबर मिलेगा। 3 फीट अगर आप उछलते हैं तो आपको 13 अंक मिलेंगे। 3 फीट से 4 इंच के बीच में अगर आप जाते हैं, 3 फीट 4 इंच अगर उछलते हैं आप यानी कि हाई जंप लगाते हैं तो 17 अंक, और 3 फीट 8 इंच तक हाई जंप लगाते हैं तो 21 अंक मिलेंगे। और 4 फीट तक हाई जंप लगाते हैं तो 25 अंक मिलेंगे डायरेक्ट, जो कि मेरिट के लिए बहुत योगदान यहां से मिल सकता है। और ध्यान रखिएगा 3 फीट से कम कूदने वाली महिला अभ्यर्थियों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और यहीं से बाहर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहां पर महिला एवं पुरुष दोनों अभ्यर्थियों को दौड़ पूरी करने के लिए आपको कितना मौका दिया जाएगा। तो देखिए दौड़ करने के लिए आपको केवल और केवल एक ही मौका मिलेगा। महिला हो या पुरुष दोनों अभ्यर्थी को दौड़ पूरी करने के लिए एक मौका दिया जाएगा, लेकिन गोला फेंक और ऊंची कूद के लिए 3 मौके दिए जाएंगे। तो ये अपने आप में बड़ी बात है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। दौड़ के लिए 1 मौका और गोला फेंक और ऊंची कूद के लिए 3 मौके दिए जाएंगे, ठीक। और महिला एवं पुरुष दोनों अभ्यर्थियों को जो है दौड़, गोला फेंक और ऊंची कूद के बाद मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा दौड़ गोला फेंक अगर आप पूरी कर लेते हैं और ऊंची कूद, तब आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। वहां पर आपका क्या होगा, मेडिकल टेस्ट में आपके आंखों की जांच होगी, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट एवं हकलाहट की भी जांच की जाएगी। और देखिए यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, आपकी आंख जो है 6x6 होनी चाहिए। आपको रंगों को पहचानना आना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, सुनने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और आपको किसी प्रकार की कोई बड़ी लाइलाज बीमारी नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं एग्जाम एप्लीकेशन फी कितना लगेगा, कौन सी कैटेगरी के लिए कितना लगेगा। तो देखिए जनरल, ओबीसी और अन्य राज्य के सभी अभ्यर्थी के लिए, महिला हो या पुरुष, सभी के लिए 450 रुपये लगेंगे। और SC ST कैटेगरी के महिला एवं पुरुष दोनों अभ्यर्थी के लिए 112 रुपये लगेंगे। तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, ये हो गया संक्षिप्त में, ठीक। उसके बाद अब बात करते हैं
सारे प्रोसेस को अगर आप पूरे कर लेते हैं तो आप पहुंचिएगा आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होगा कि आपको जो है अपने सभी ओरिजिनल दस्तावेज और उनकी फोटो कॉपी लेकर जाना है, जिसमें कि आपको अपनी 5 से 6 फोटो जरूर रखें, जो कि आप फॉर्म भरते समय दीजिएगा, वही फोटो आप तैयार रखिएगा। और आवेदन पत्र का प्रिंट लेकर जाइएगा और रिटन एग्जाम एडमिट कार्ड और फिजिकल एग्जाम एडमिट कार्ड की आपको जरूरत पड़ेगी। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है एग्जाम देते हैं, बस एडमिट कार्ड को खो देते हैं, और अगर उसका जब सिलेक्शन होने का बारी होता है तो वो रोने लगता है कि कहाँ गया एडमिट कार्ड। इसलिए आप शुरू से ही सभी कागज को जो है संभाल कर रखिएगा। ठीक, ये तो हो गया रिटन एग्जाम एडमिट कार्ड, और फिजिकल एग्जाम एडमिट कार्ड आपको रखना है संभाल करके, ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मांगा जाएगा। इसके साथ ही वैध फोटो युक्त पहचान पत्र, जैसे कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी में से कोई आपको लेकर जाना है। 2 लेके जाते हैं तो और बढ़िया। इसके साथ आपको मैट्रिक यानी कि 10वीं क्लास का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर जानी है, तैयार रखना है। उसके बाद इंटर का यानी कि 12वीं क्लास का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, और यदि आपके पास इंटर का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है तब आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी लेकर जा सकते हैं। और बिहार राज्य के अस्थायी निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र, और यदि आपका आरक्षित वर्ग यानी कि आपको जो है छूट मिलता है तो इससे संबंधित रखने वाले आपको जाति और आय प्रमाण पत्र बनाकर लेकर जाना होगा। यह तो हो गया आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात। अब बात करते हैं यहां पर सैलरी की। कांस्टेबल बनने के बाद आपको सैलरी कैसे मिलेगी? देखिए यहाँ पर क्या होता है कि एक कांस्टेबल को मिलने वाली महीने की तनख्वाह जो होता है बहुत सी बातों पर निर्भर होती है, जैसे कि पोस्टिंग का स्थान यानी कि कहाँ पर आपकी पोस्टिंग है, पोस्टिंग किस सिटी में है, ये सब आपका मायने रखेगा सैलरी देने में। तो देखिए यहाँ पे बेसिक सैलरी की बात करें तो कम से कम आपको 21,700 रुपया दिया ही जाएगा, यानी कि 22,000 से लेकर आपका 70,000 तक जो है आपका सैलरी बनेगा। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सैलरी के अलावा जो है आपका सरकार की तरफ से आपको कई अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होंगी और अलाउंस भी दिए जाएंगे, जैसा कि अन्य सरकारी कर्मचारियों को मिलते हैं। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी फैसिलिटी उपलब्ध है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि प्रमोशन और करियर ग्रोथ कैसा होता है, यानी कि कांस्टेबल बनने के बाद जो है इसमें जो है प्रमोशन कैसे होता है। ठीक, तो देखिए बिहार पुलिस में पदोन्नति जो है आपके द्वारा दिए गए सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर होता है, यानी कि आप कितने वर्ष पुराना हो चुके हैं इसी के आधार पर आपका प्रमोशन होता है। मतलब कि जिस कांस्टेबल का अनुभव जितना ज्यादा होगा उसी को पहले प्रमोट किया जाएगा। ठीक, देखिए सबसे पहला प्रमोशन की बात करें तो पहला प्रमोशन होता है कांस्टेबल से सीनियर कांस्टेबल। ठीक, उसके बाद दूसरा होता है हेड कांस्टेबल, तीसरा प्रमोशन होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, जिसको आप शॉर्ट में कहते हैं ASI। ठीक, उसके बाद आपका चौथा प्रमोशन होता है सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस यानी कि SI। उसके बाद होता है 5वां प्रमोशन इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। ठीक, उसके बाद होता है आपका 6ठा प्रमोशन डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि DSP। तो यहाँ पे आप कांस्टेबल बनने के बाद ऐसा नहीं है कि आप सब दिन कांस्टेबल ही रह जाइएगा, जैसे जैसे आप जो है पुराना होते जाएंगे आपको जो है प्रमोशन मिलता जाएगा। ठीक, तो ये था बिहार पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग लेटर तक कौन कौन सी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, और साथ ही ध्यान रखिएगा ये ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रखिएगा, ताकि आपको जितने भी बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित न्यू वीडियो और नया नोटिफिकेशन आए उन सब का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अंत में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।